हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बाय द गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम भी ठीक हैं। एसिड बेस इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। इस क्लास की हमारा सेकंड क्लास है। इससे पहले हम एसिड बेस इम्बैलेंस पर पहले ही क्लास ले चुके हैं, तो प्लीज इस क्लास को देखने से पहले आप पहले वाली क्लास देख लें। इसके बाद इस क्लास को देखें तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ओके दोस्तों, तो ये क्लास शुरू करने से पहले मैं सेकंड एसिड बेस बैलेंस का सेकंड पार्ट की शुरुआत करने से पहले दो लाइनें कहना चाहूंगा। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, बड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। समझिएगा आपने, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, बड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। तो आप वो जलते दिए हुए हैं, आपको किसी का डर नहीं है। आपने बिल्कुल बिना डटे बिना रुके अपने परिश्रम पर कंटिन्यूअसली करते रहना है, कोई विकल्प नहीं है। मेहनत है तो मतलब मेहनत ही करनी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहेंगे, दैट इज द एसिड बेस इम्बैलेंस। इस एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर हम पीएच की बात करेंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, जब पीएच की बात करेंगे तो इसका मतलब है यानी कि ये इम्बैलेंस होगा दो तरीके से देखने को मिलेगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आपको मिलेगा मेटाबॉलिक और एक आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी। मेटाबॉलिक और सेकंड होगा आपका रेस्पिरेटरी। ओके दोस्तों, जब मेटाबॉलिक की बात करेंगे तो मेटाबॉलिक भी दो टाइप का होगा, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसी तरीके से अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो ये भी दो प्रकार होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ओके दोस्तों, तो अब इनको समझने के लिए आपको वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मेटाबॉलिक की जब बात करेंगे तो मेटाबॉलिक में आपने एक ही चीज को इंपोर्टेंट याद रखना है, वो होगा आपका SCO3। क्या होगा? SCO3, यानी कि या तो ये इंक्रीज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिक्रीज। SCO3 क्या है? बाइकार्बोनिक एसिड। क्या है? बाइकार्बोनिक, जो किसको इंडिकेट करता है? मेटाबॉलिक कंडीशन को इंडिकेट करता है। या तो ये क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। दोनों कंडीशन होगी, तो दोनों कंडीशन होगी तो मेटाबॉलिक एरर देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए अगर ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो ये क्या है, एल्कलोसिस है। तो इसका मतलब एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। कौन सा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आगे समझ, अगर ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो फिर क्या मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्योंकि ये डिक्रीज हो गया तो मतलब बेस डिक्रीज हो गया, तो बढ़ क्या रहा है, एसिड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। तो मेटाबॉलिक का इंडिकेटर आपने याद रखना है, बस और कुछ याद नहीं रखना है, SCO3। क्या रखना है? SCO3। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, रेस्पिरेटरी की। तो रेस्पिरेटरी की जब एपीजी लेंगे तो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, मैंने आपको बताया H2CO3 होता है। लेकिन जब एबीजी सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, PaCO2 मिलता है। क्या मिलता है? PaCO2 मिलेगा। जब PaCO2 मिलेगा तो इसका मतलब है इसका इंडिकेटर फिर किसको मानेंगे, आप रिपोर्ट के हिसाब से PaCO2 को मानेंगे। किसको मानेंगे? PaCO2। क्लियर होगी बात में। अब देखिए PaCO2 क्या हो सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो जब PaCO2 का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा तब आपने याद रखना है किसकी बात करें हम, एसिडोसिस की। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्योंकि जो PaCO2 होता है, जैसे ये किसको बता रहा है, एल्कलाइन को बताता है, ये बेस होता है। इसी तरीके से जो CO2 होता है, ये क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। अब इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अगर PaCO2 मान लीजिए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अब इंक्रीज हो गया तो ये किसको बता रहा है, एसिडिटी को। इसका मतलब क्या होगा, ये इंक्रीज होने पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर ये कंडीशन में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब एसिड डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया। आगे बात समझिए दोस्तों। तो इस चीज को याद रखना, रेस्पिरेटरी में PaCO2 अगर इंक्रीज हो गया तो एसिडोसिस और डिक्रीज हो गया तो एल्कलोसिस। बस इतना सा याद रखना है, कुछ नहीं रखना है। इसमें बाइकार्बोनेट को याद रखना है, इसमें CO2 को याद रखना है। ओके दोस्तों, अब देखिए इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम बात करेंगे वो इनकी वैल्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर आपने सिर्फ तीन चीजों को याद रखना है। एक तो पीएच को याद रखना है, एक SCO3 को याद रखना है और एक PaCO2 को याद रखना है। इनकी वैल्यू को याद रखना है। जब पीएच की बात करेंगे तो पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45 इतना होगा। अगर इससे नीचे हो गया तो इसका मतलब क्या बताएगा, एसिडिटी को बताएगा, और इसके ऊपर होगा तो फिर क्या बताएगा, एल्कलोसिस को बताएगा। बस इतना सा याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब कौन सा होगा, अब एसिडिटी अगर डिक्रीज हो गया तो एसिडोसिस हो रहा है, तो एसिडोसिस कोई भी हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी हो सकता है। अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, या तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। सिर्फ यहां से ये पता चलेगा
पीएचसीएम है कि क्या हो रहा है पर्सन को एसिडिटी हो रही है या एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस हो रहा है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, कंडीशन होती है एल्कलोसिस और एसिडोसिस। एल्कलोसिस और एसिडोसिस होता है फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन आयन का इंक्रीज होना, वो एसिडोसिस कहलाता है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर देंगे तो सही टर्म, अभी तक आप लोग और हम सारे के सारे कंफ्यूज है, ये मान लीजिए यहाँ पर एसिडोसिस प्रॉपर वर्ड नहीं है। अगर एसिडोसिस की जगह पर यहाँ पर हम एसिडिमिया लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एसिडिमिया। आगे बढ़ सकते हैं, तो ये प्रॉपर शब्द होगा। एसिडिमिया होता है मतलब ब्लड के अंदर किसका बढ़ जाना, एसिड का बढ़ जाना। ब्लड के अंदर एसिड का बढ़ जाना क्या कहलाता है, एसिडिमिया कहलाता है। एसिडोसिस होता है मतलब किसी भी फ्लूइड के अंदर एसिड का बढ़ जाना एसिडोसिस होता है। लेकिन जब अपन एबीसी में देखेंगे तो वहां पर ब्लड की रिपोर्ट लेते हैं तो वहां पर प्रॉपर शब्द होगा एसिडिमिया, ना कि एसिडोसिस। आगे समझ। ऐसे ही अगर एल्कलोसिस हो रहा है तो मतलब फ्लूइड के अंदर क्या हो जाना, किसी बेस का डिक्रीज हो जाना। अगर ब्लड के अंदर बात करेंगे तो एल्किलेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्किलेमिया। यानी ब्लड के अंदर क्या हो जाना, बेस का इंक्रीज हो जाना। बेस का मतलब है बाइकार्बोनेट का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, वो एल्किलेमिया कहलाएगा। आगे बस हमें कुछ इतना याद रखना, बाकी हम नॉर्मली एसिडोसिस और एल्कलोसिस को बोलते रहते हैं। आगे समझ में। अब देखिए वैल्यू को याद रखना, पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू के बाद आपने याद रखना है नेक्स्ट इंपोर्टेंट दैट इज बाइकार्बोनेट की वैल्यू। किसको याद रखना है, बाइकार्बोनेट की वैल्यू। बाइकार्बोनेट की वैल्यू होगी आपकी, बाई मतलब 22, बाइकार्बोनेट मतलब 22 यानी 22 से 27 मिलीकलेंट पर लीटर, 22 से 27 मिलीकलेंट पर लीटर। और किसकी बात करेंगे, PCO2 की। तो PCO2 होगा 35 से लेकर के 45 mmHg। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया, mmHg। इसके बाद में एक और जो आपको देखने को मिलता है वो PaO2 मिलता है। क्या मिलता है, PaO2। उसको देखने का इतना इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट आपने बस इन्हीं चीजों को याद रखना है। क्लियर है। लेकिन ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो ये होगा 80 to 100 mmHg, इसका ये प्रेशर होता है। आगे समझ में। अगर सैचुरेशन में इसको देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 97 से 100%। ओके दोस्तों, तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। आपने बस तीन चीजों को याद रखना है। तीन चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो पीएच है, पीएच हो गया 7.35 से 7.45, अगर डिक्रीज हो गया तो एसिडोसिस, इंक्रीज हो गया तो एल्कलोसिस। ऐसे ही बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट क्या है, ये याद रखना अच्छे से, ये बेस है। क्या है, बेस है, यानी एल्कलोसिस को बताएगा। ये किसको बताएगा, एल्कलोसिस को। जब इंक्रीज होगा तो एल्कलोसिस को बताएगा, डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस को बताएगा। इसी तरीके से PCO2 है, तो PCO2 क्या है, एसिड है। क्या है, ये एसिड है, क्योंकि ये क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, PCO2 बढ़ेगा तो एसिडिटी को बताएगा और घटेगा तो एल्कलोसिस को बताएगा। आगे चलो, इस तरीके से आपने इस चीज को याद रख लेना है। अगर इस तरीके से याद नहीं रखना है तो एक और सूत्र है, यानी फॉर्मूला है जिससे आप याद रख सकते हैं, यानी पीएच इस तरीके से और पीएच इस तरीके से होगा। अगर क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है या फिर पीएच डिक्रीज हो रहा है तो ये किससे इंडिकेट होगा, देख लीजिए क्या होगा, SCO3। अब देखिए SCO3 क्या होगा, मान लीजिए एसिड बढ़ेगा, जब एसिड बढ़ेगा तो पीएच भी क्या होगा, पीएच भी क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा फिर SCO3 माइनस, और इसका मतलब जब क्या होगा, PCO2 बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एसिडिटी को बताता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, PCO2। तो इस फॉर्मूले से भी आप इन चीजों को निकाल सकते हैं। आगे बस इस फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हैं कि पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइकार्बोनेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने सबसे पहले वैल्यू को याद रखना है, वैल्यू में पीएच को, बाइकार्बोनेट को और PCO2 को। इसके बाद में PO2 इस तरीके से आता है। इसके बाद में इसके साथ पोटेशियम और सोडियम। मैं क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है आपको कि एसिड बेस बैलेंस की जब बात करेंगे तो इसके साथ में एडिशनली हमें बात करनी पड़ेगी फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि बेस और एसिड दोनों ही चेंज होंगे तो फ्लूइड में भी चेंजेस मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी चेंजेस मिलेगा। क्योंकि हम आपको अपने बफर की बात की थी, तो जब बफर रेगुलेट होगा, रीनल सिस्टम रेगुलेट होगा तो इसका मतलब फ्लूइड भी चेंज होगा, और फ्लूइड चेंज होगा, बफर करेंगे तो पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड की बात करी थी हमने, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इसका मतलब है आपने इनके साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बहुत बार रिपोर्ट में एबीसी में देखने को मिलेगा, सोडियम और पोटेशियम भी साथ में रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलता है। अगर उनकी बात करें तो पोटेशियम आपको पता है 3.5 से लेकर के 5.1 तक देखने को मिलता है मिलीक्वेलेंट पर लीटर देखने को मिलेगा, और सोडियम की बात करेंगे तो 135 to 145 मिलीक्वेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है। लेकिन इन पर नहीं जाएगी, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है अभी।
इनको याद रखना है। देखिए अब कंडीशन देखो, मेटाबॉलिक 4 कंडीशन बनी टोटल, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर है? अब देखो इनके अंदर जब इनको भी आगे डिवाइड करते हैं तो ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं कि ये कंपेंसेटरी है या अनकंपेंसेटरी है या पार्शियल कंपेंसेटरी है। तो इस तरीके से इनको क्या करना पड़ेगा, हमें मेजर करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद है, जब ये वैल्यू याद है तो फिर इसका मतलब देख लीजिए किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपसे गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपने किस तरीके से इन चीजों को लिख लेना है, लिखने के बाद में क्वेश्चन से आकर के बटरफ्लाई गोला बना लेना है, डिब्बा बना लेना है। डिब्बा मैच हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका, एकदम मैच हो गया। देखिए कैसे, देखिएगा कैसे क्वेश्चन आप देंगे, आंसर भी आप देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर भी आपका होगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे फुली कंपेंसेटेड, फुली कंपेंसेटेड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पार्शियली कंपेंसेटेड। इसके बाद बात करेंगे अनकंपेंसेटेड। किसकी बात करेंगे, अनकंपेंसेटेड की बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों? यानी फुली कंपेंसेटेड की बात करेंगे, पार्शियली कंपेंसेटेड की बात करेंगे और अनकंपेंसेटेड की बात करेंगे। अब देखो इन्हीं में क्वेश्चन होता है। वैसे आप क्वेश्चन बता देंगे, एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, सब कुछ आप बता देंगे। लेकिन दिक्कत यहां हो जाती है कि ये फुली कंपेंसेटेड है या अनकंपेंसेटेड है या पार्शियली कंपेंसेटेड है। तो इसको याद रखना बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। कैसे, देखिए जब फुली कंपेंसेटेड की बात करें तो कंपेंसेट हो गया मतलब चीजें नॉर्मल हो गई। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पीएच होगा। सब जगह पीएच लिख लीजिए, यहाँ पर भी क्या होगा, पीएच होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, पीएच होगा। आगे बस समझ में। अब देखिए फुली कंपेंसेटेड हो गया तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पर नॉर्मल रहेगी। कैसी रहेगी, नॉर्मल। आगे बस समझ में। तो नॉर्मल रहेगी तो इसका मतलब पीएच कहां तक आएगी, 7.4 के आसपास, यानी कि नॉर्मल वैल्यू में आएगी 7.35 टू 7.45। इसके बीच में आएगी कि नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर देखिए इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, SCO3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, SCO3। आगे बस समझ में, क्योंकि तीन ही चीजें, और PCO2 की बात करेंगे। बस इन तीन चीजों को याद रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है। पीएच कंपेंसेटेड, फुली कंपेंसेटेड, पीएच कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल आनी चाहिए इस वैल्यू के अंदर। और देखिए SCO3 होगा तो क्या किया इसने, कंपेंसेट किया है। तो इसका मतलब कंपेंसेट करेगा तो ये क्या होगा, फिर एबनॉर्मल होगा। क्या होगा, एबनॉर्मल होगा कि नहीं होगा। अगर किसकी बात करेंगे, PCO2 की, तो ये भी कैसा होगा, फिर एबनॉर्मल होगा। यानी कि बाइकार्बोनेट और PCO2 दोनों ही क्या है, एबनॉर्मल है। यानी कि जैसे कि PCO2 रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको नॉर्मल करने के लिए चेंज किसके अंदर हो गया, मेटाबॉलिक के अंदर चेंज हो गया। मेटाबॉलिक में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको ठीक करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए चेंज किसके अंदर मिलेगा, रेस्पिरेटरी के अंदर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दोनों के अंदर जब चेंज मिलेगा तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे मिलेंगे, एबनॉर्मल मिलेंगे। और पीएच कैसी होगी, नॉर्मल। तो फिर आप समझ जाइए क्या है कंडीशन, फुली कंपेंसेटेड। क्या है कंडीशन, फुली कंपेंसेटेड। अब देखिए नेक्स्ट पार्शियली कंपेंसेटेड की बात करेंगे। जब पार्शियल कंपेंसेटेड की बात करेंगे तो इसका मतलब कंपेंसेट तो हुआ नहीं टोटली, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये पार्शियली होने की कोशिश कर रहा है। तो नियर अबाउट नॉर्मल मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं, नियर नॉर्मल। नियर नॉर्मल, नियर नॉर्मल में क्या हो सकता है, यानी कि नॉर्मल तो होगा नहीं, तो इसका मतलब फिर यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि कंडीशन कैसी होगी, एबनॉर्मल। कंडीशन कैसी होगी, एबनॉर्मल। अब देखिए यानी कि यहां पर किसकी बात करेंगे अपन, बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं, SCO3 की, SCO3 की। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपेंसेट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर यहां पर बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल होगा, क्योंकि कंपेंसेट करने की कोशिश तो की है लेकिन कर नहीं पाया। तो इसका मतलब ये क्या है, कर रहा है, तो नियर नॉर्मल के पास होगा, लेकिन होगा कैसा, एबनॉर्मल। आगे बस समझ में। इसके बाद किसकी बात करेंगे अपन, PCO2। किसकी बात करेंगे, PCO2। तो इसका मतलब इसने भी क्या नहीं किया है, कंपेंसेट तो किया नहीं, मेटाबॉलिक किया किसी को, तो ये भी नियर नॉर्मल हो सकती है, लेकिन होगी कैसी, एबनॉर्मल। कैसा होगा, एबनॉर्मल। यानी कि तीनों की कंडीशन कैसी है, एबनॉर्मल है। तीनों की तीनों कंडीशन कैसी है, एबनॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन को पार्शियली कंपेंसेटेड है। कुछ याद करने की जरूरत है,
नहीं है, तो नहीं है तो देख लीजिएगा फुली के अंदर पीएच नॉर्मल मिलेगा, ये दोनों एब्नॉर्मल मिलेंगे। इसके अंदर पीएच क्या है? एब्नॉर्मल। ये तीनों कंडीशन कैसी होगी? एब्नॉर्मल। अगर तीनों की तीनों एब्नॉर्मल आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप बिना कुछ आंख बंद करके तुरंत ही लगा देना क्या हुआ है? पार्शियली कंपेंसेटेड हुआ है। पीएच नॉर्मल मिल रहा है आपको, लेकिन क्या है? बाइकार्बोनेट और PCO2 एब्नॉर्मल मिल रहे हैं, तो आप समझ जाना कंडीशन किसकी है? फुली कंपेंसेटेड की है। अब इधर आ जाइए, अनकंपेंसेटेड की बात करेंगे। अनकंपेंसेटेड मतलब कंपेंसेट नहीं कर रहा है कोई, नहीं रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक को कर रहा है, ना मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी कर रहा है, तो इसका मतलब पीएच कैसी होगी? एब्नॉर्मल। पीएच कैसी होगी? एब्नॉर्मल। नेक्स्ट देखिए SCO3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? SCO3 और कौन होगा साथ में? PCO2। कौन होगा? PCO2। अब देखिएगा इसमें अगर बाइकार्बोनेट क्या है? नॉर्मल है, तो फिर ये क्या बनेगा? एब्नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या बनेगा फिर? एब्नॉर्मल। मतलब एक नॉर्मल होगा, एक एब्नॉर्मल होगा, और साथ में पीएच भी क्या होगी? एब्नॉर्मल होगी। तो आप समझ जाइए कैसा है ये? अनकंपेंसेटेड है। मतलब जैसे रेस्पिरेटरी PCO2 कैसी होगी? एब्नॉर्मल हो गई, तो बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहेगा, वो कंपेंसेट करना ही नहीं चाह रहा है। तो जो कंपेंसेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर अनकंपेंसेट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब इस तरीके से कंडीशन को अगर आपको ये समझ आए, सारे के सारे एब्नॉर्मल, तुरंत समझ जाओ पार्शियली कंपेंसेटेड। अगर क्या है? पीएच नॉर्मल है तो दोनों ही एब्नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट और PCO2 ये घटा हुआ एक पड़ा हुआ, इस तरीके से कुछ भी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है? दोनों ही एब्नॉर्मल। क्या होगा? फुली कंपेंसेटेड। और इधर देखिए पीएच एब्नॉर्मल है, लेकिन इन दोनों में से एक नॉर्मल मिलेगा, एक एब्नॉर्मल मिलेगा, तो इसका मतलब समझ जाइए कि क्या होगा? ये अनकंपेंसेटेड हुआ है। क्या हुआ है? अनकंपेंसेटेड। लिख लीजिए, उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद है तो आपको किसी तरीके से कहीं भी दिक्कत नहीं मिलेगी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। देख लीजिए कैसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अपन क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखो क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने होगा। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर मेरा होगा, और उसके बाद आंसर आपका भी कैसे निकल के आएगा, ये चीज आपको याद रहेगी। देख लीजिए फिर से, नॉर्मल दोनों ही एब्नॉर्मल, फुली कंपेंसेटेड, सारे के सारे एब्नॉर्मल, पार्शियली कंपेंसेटेड, पीएच एब्नॉर्मल। एक मिनट दोस्तों, यानी कि पीएच क्या है? एब्नॉर्मल है, और एक नॉर्मल एक एब्नॉर्मल, एक नॉर्मल एक एब्नॉर्मल, ये नॉर्मल तो ये एब्नॉर्मल, ये एब्नॉर्मल तो ये नॉर्मल। इस तरीके की कंडीशन तो फिर क्या हो गया? अनकंपेंसेटेड हो गया। क्या हो गया? अनकंपेंसेटेड हो गया। ठीक है ना? देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं हो रहा, ठीक है ना? और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमको सपोर्ट करना ना भूलें। आप सारे योद्धा हैं, जो योद्धा होते हैं वो। तो देखिए अभी हमने टेबल को खत्म किया है, टेबल से क्लियर हो जाएगा कि कंपेंसेटेड है, अनकंपेंसेटेड है या पार्शियली कंपेंसेटेड, सारी चीजें। इसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व आउट करवाते हैं, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको वैल्यू याद है तो इसका मतलब किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देख लीजिए, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन कहां से? पीएच से। किससे स्टार्ट करेंगे? पीएच। पीएच हमारा नॉर्मल होना चाहिए 7.35 से 7.45, यानी यहां से इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एल्कलोसिस। क्या होगा? एल्कलोसिस। और यहां से डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? डिक्रीज होने पर एसिडोसिस। अब कौन सा हो सकता है? रेस्पिरेटरी हो सकता है या मेटाबॉलिक हो सकता है। ओके, अब देखिए पीएच क्या दे रखा है? 7.5। क्या दे रखा है? 7.5। तो 7.5 है तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज है। आगे समझ में? तो ये तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन के अंदर क्या है? एल्कलोसिस है। क्वेश्चन में क्या है? एल्कलोसिस हो रहा है। अब एल्कलोसिस कौन सा हो रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा 2 सेकंड के अंदर। यानी कि या तो क्या होगा? मेटाबॉलिक, या फिर क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी। अब मेटाबॉलिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा? SCO3, क्योंकि मेटाबॉलिक का इंडिकेटर क्या है? हम बता चुके हैं आपको। मेटाबॉलिक का इंडिकेटर होता है बाइकार्बोनेट, और रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर होता है CO2। क्या होता है? CO2। क्लियर है? अब देख लीजिए, मेटाबॉलिक की जब बात करेंगे तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल कितना आना चाहिए? 2 से 27 मिली इक्विवेलेंट आना चाहिए। और अगर CO2 की बात करेंगे तो फिर कितना आना चाहिए? ये 35 से लेकर के 45 मिली इक्विवेलेंट mmHg प्रेशर में आना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
सबसे पहले PCO2 की बात करें। किसकी बात करेंगे? PCO2 की। जब PCO2 की बात करेंगे कितना दे रखा है? 40। कितना दे रखा है? 40। तो इसका मतलब देखिए यहाँ एल्कोलिसिस हो रहा है, तो PCO2 क्या होना चाहिए था? डाउन होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि ये एसिडिटी को बताता है। एल्कोलिसिस के लिए फिर ये क्या होगा? डाउन होगा। अब ये क्या है? नॉर्मल है, तो ये तो डाउन हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका डिब्बा इससे तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो होगा नहीं। अब इधर देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट है। क्या है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट नॉर्मली कितना होना चाहिए? 22 से 27, लेकिन है कितना? 34। अब देखिए यानी एल्कोलिसिस होगा, तो एल्कोलिसिस के लिए ये क्या होता है? बेस, तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। अब देखिए नॉर्मल अपर लिमिट कितना है? 27। ये क्या है? इंक्रीज है। इंक्रीज है कि नहीं? जब इंक्रीज है तो इसका मतलब इसका डिब्बा इससे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो डिब्बे से डिब्बा मिल गया, तो इसका मतलब कंडीशन किसकी हो गई? मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की होगी। किसकी होगी? मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। क्लियर? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। pH दे रखा है 7.1, pH 7.1, PCO2 70 और बाइकार्बोनेट हो गया 24। अब देख लेते हैं इसको, यानी कि सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? pH की। pH 7.35 से 7.45 के बीच में होना चाहिए। अगर बढ़ा तो एल्कोलिसिस, घटा तो एसिडोसिस। ये कितना है? 7.1। इसका मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है तो इसका मतलब कंडीशन किसको दिखा रहा है? ये एसिडोसिस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एसिडोसिस को। अब कौन सा एसिडोसिस है ये भी देख लेते हैं, यानी कि क्या देख लेते हैं? कौन सा एसिडोसिस है। अब देखिए देखने को तो एसिडोसिस हम उससे भी देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? पीएच के हिसाब से। किसके हिसाब से देख सकते हैं? पीएच के हिसाब से। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि पीएच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कौन? SCO3, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कौन? PCO2। आगे बात समझ, तो इससे देख सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल। देखिए पीएच क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पीएच क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आगे समझ में, जब पीएच डिक्रीज हो रहा है तो देखो SCO3 क्या हो रहा है यहाँ पर? 24 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसके अंदर नो चेंज है, नॉर्मल है। आगे समझ। अब देखो CO2 को देख सकते हैं, क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। PCO2 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। आगे समझ में, तो इसका मतलब कंडीशन किसकी बन रही है? कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी की बन रही है कि नहीं बन रही? तो देखिए अब रेस्पिरेटरी की बन रही है, तो ये क्या हो रहा है? एसिडोसिस हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। और पीएच डिक्रीज होता है, वो भी एसिडोसिस होता है। तो एक इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुआ कि नहीं हुआ? तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुआ, तो इसका मतलब कंडीशन किसकी है? ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की है कि नहीं? इससे कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये लगाना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है, सिर्फ ये पता लगाना। लेकिन अब आपने पता लगाना हो क्या कि कंपेंसेटेड है या अनकंपेंसेटेड है या फुली कंपेंसेटेड है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको मेरी टेबल याद है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी टेबल से प्रॉब्लम? देखिए मैंने आपको बताया था कि पीएच कैसी होगी? एब्नॉर्मल। तो पीएच कैसी यहां पर? एब्नॉर्मल है। आगे बस समझ में। बाइकार्बोनेट मैंने बोला था कैसा है? नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट कैसा है? नॉर्मल है। और एक वैल्यू कैसी मिल रही है? PCO2 की एब्नॉर्मल। कैसी मिल रही है? एब्नॉर्मल। तो मैंने आपको बताया था कि जब पीएच एब्नॉर्मल हो और इन दोनों में से एक क्या हो? नॉर्मल, एक क्या हो? एब्नॉर्मल। क्लियर? तो फिर कंडीशन किसकी बन जाएगी? अनकंपेंसेटेड की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? अनकंपेंसेटेड की। क्लियर? अगर टेबल आपको याद है तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कंडीशन किसकी है? ये अनकंपेंसेटेड की है। यहां से भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये आपको फिर भी कंफ्यूज कर देगा, इसलिए आप प्रॉपर ढंग से चलेंगे और फिर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मेटाबॉलिक की बात कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी की बात कर सकते हैं। जब मेटाबॉलिक की बात करेंगे तो इसका मतलब किसकी बात करेंगे? SCO3 की। SCO3 होगा तो 26 से 27 और रेस्पिरेटरी होगा तो क्या होगा? फिर PCO2 होगा और PCO2 का 35 से 45। अब देख लीजिए पीएच क्या है? एसिडोसिस दिखा रहा है। तो एसिडोसिस दिखा रहा है तो इसका मतलब देखिए मेटाबॉलिक में अगर एसिडोसिस दिखाएगा तो बाइकार्बोनेट क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। बाइकार्बोनेट क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। और रेस्पिरेटरी में CO2 दिखा रहा है तो फिर ये क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एसिडोसिस में? अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है वैल्यू में। देखिए PCO2 कितना दे रखा है? 70। तो इसका मतलब नॉर्मल से क्या है? ये इंक्रीज है। तो इसका मतलब डिब्बे से डिब्बा मिल गया कि नहीं मिल गया? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हुई कि नहीं हुई? अब इधर देख लेते हैं, इधर भी तो कोई डिब्बा नहीं मिल रहा, दूसरी कंडीशन बन जाए। तो देख लेते हैं बाइकार्बोनेट कितना दे रखा है? 24 मतलब कैसा दे रखा है? ये नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीज तो नहीं है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या बनी कंडीशन? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
अब ये फुली कंपेंसेटेड है, अनकंपेंसेटेड है, पार्शियली कंपेंसेटेड है। तो मैंने आपको बताया था पीएच कैसी है, एबनॉर्मल है। और इन दोनों में से क्या है, अगर दोनों की दोनों एबनॉर्मल होते तो पार्शियली हो जाती, पीएच नॉर्मल होती तो फुली हो जाती। तो इसका मतलब बची कौन सी, अनकंपेंसेटेड। तो कौन सा हो गया ये, अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर होगी बात, अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ गए बात को। और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए इसका इस तरीके से करेंगे आप बना करके, तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर, बाकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट, पीएच है 7.57, पीएच कितना है 7.57, पीसीओ2 है 37 और एससीओ3 है 30। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे पीएच नॉर्मल कितना होता है, 7.35 टू 7.45। आगे बस समझ में। तो इसका मतलब कंडीशन किसकी है, ज्यादा इंक्रीज है कि नहीं है। जब इंक्रीज है, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 7.57, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज है। जब इंक्रीज रहेगी तो इंक्रीज कंडीशन में क्या होता है, एल्क्लोसिस होता है। तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन क्या बता रहा है, एल्क्लोसिस बता रहा है। क्या बता रहा है, एल्क्लोसिस। अब देख लीजिए कौन सा बता रहा है, ये भी हम अभी देख लेंगे 2 मिनट में। या तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, पीएच SCO3 डिवाइड बाय PCO2। अब डायरेक्ट कांस्टेंट यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से कंफ्यूज होगा, कैसे निकाल सकते हैं। देखो पीएच क्या है, इंक्रीज है, पीएच क्या है, इंक्रीज है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एल्क्लोसिस हो रहा है। अब देख लीजिए कौन सा हो रहा है, ये मेटाबॉलिक इंडिकेटर है, रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर है। तो बाइकार्बोनेट कितना दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30। इसका मतलब क्या दे रखा है, इंक्रीज दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब देखिए PCO2 की बात करते हैं, किसी कहते हैं PCO2, तो 35 से 45। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल है, 37 दे रखा है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, ये मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस आपको पता है पीएच भी बढ़ता है, बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होता है। तो कंडीशन किसकी बनी है, ये मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस की। क्लियर, यहां से भी निकाल सकते हैं। अब यहां से ये भी पता लगा सकते हैं कि कंपेंसेटेड है, अनकंपेंसेटेड है, क्या है, लगा सकते हैं। अगर आपको टेबल याद है कैसे लगा सकते हैं कि पीएच कैसी है, एब्नॉर्मल। अब पीएच एब्नॉर्मल है, ये दोनों कैसी होती, एब्नॉर्मल होती तो पार्शियली हो जाता। अब पीएच नॉर्मल होती और ये दोनों एब्नॉर्मल होती तो फुली हो जाता। लेकिन इसमें से क्या है, एक नॉर्मल है, एक एब्नॉर्मल है, और ये कैसा है, पीएच एब्नॉर्मल। तो इसका मतलब कंडीशन कैसी होगी, अनकंपेंसेटेड। कैसी होगी, अनकंपेंसेटेड। ये तो टेबल से याद कर सकते हैं आप। बाकी का आपने देखो, अगर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है तो डायरेक्ट नहीं करना है, इस तरीके से करेंगे। यानी यहां पर क्या लिखेंगे, मेटाबॉलिक, डिब्बे से डिब्बा मिलाएंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, रेस्पिरेटरी। जब डिब्बे से डिब्बा मिलाएंगे मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी का, तो देखिए मेटाबॉलिक में क्या होगा, SCO3, क्या होगा, SCO3 होगा। जो SCO3 होगा तो इसका मतलब 22 से 27 के बीच में होना चाहिए। लेकिन देखिए मेटाबॉलिक SCO3 कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल है। अब देखिए जब हमने एल्क्लोसिस को समझना है तो ये क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। तो ये इंक्रीज नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब इससे डिब्बे से डिब्बा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो बनेगी नहीं। अब देखिए कंडीशन किसकी बनेगी, इसका देखते हैं। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, PCO2। तो PCO2 का एल्क्लोसिस है, तो PCO2 क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं PCO2 कैसा है, नॉर्मल है। एक सेकंड रुकिए, ये 30 दे रखा है, यानी ये 27 से ये इंक्रीज दे रखा है। देख लीजिए ये इंक्रीज दे रखा है और ये भी इंक्रीज है। तो मतलब डिब्बे से डिब्बा मिल गया, डिब्बे से डिब्बा मिल गया। तो कंडीशन किसकी बनेगी फिर, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस की। क्योंकि रेस्पिरेटरी PCO2 में ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज। लेकिन ये कैसी है, नॉर्मल है। ये कैसी है, नॉर्मल है। तो हमने देखा था अभी जब ट्रिक अप्लाई है तभी भी कि कंडीशन किसकी है, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस की है। और कैसी है, ये अनकंपेंसेटेड है, क्योंकि ये एब्नॉर्मल है, ये एब्नॉर्मल है, ये वाला कैसा है, नॉर्मल। तो कंडीशन कैसी बनेगी, अनकंपेंसेटेड की। देख लीजिएगा फिर से, और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 7.3 पीएच है, PCO2 है 67, SCO3 है 28। SCO3 कितनी है, 28। अब बताइएगा या तो ट्रिक से कर सकते हैं आप, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले पीएच लिखेंगे। पीएच कितनी है, 7.3 है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल कितना होना चाहिए था, 7.3
7.35 से 7.45 इतना होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, कम है, इसका मतलब ये डिक्रीज है। जब डिक्रीज है तो एसिडोसिस होगा कि नहीं होगा, तो पीएच डिक्रीज है तो इसको मतलब क्या हो गया है, पर्सन को एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया है, एसिडोसिस। आगे बात समझ में, जब एसिडोसिस हो गया तो कौन सा एसिडोसिस हुआ है, अब ये भी देखना पड़ेगा। अब देखिए, मेटाबॉलिक हो सकता है इसको, या फिर कौन सा हो सकता है, रेस्पिरेटरी हो सकता है। मेटाबॉलिक होगा तो फिर किसको देखेंगे अपन, बाइकार्बोनेट को देखेंगे, और रेस्पिरेटरी होगा तो किसको देखेंगे, PCO2 को देखेंगे। अब एसिडोसिस हुआ है, तो एसिडोसिस हुआ है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, बाइकार्बोनेट डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी होगा मेटाबॉलिक में। अगर रेस्पिरेटरी होगा तो फिर PCO2 क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देख लेते, बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा तो फिर कितना, 22 से 27 की डिक्रीज होना चाहिए, लेस देन 22, और PCO2 का तो 35 से 45 होगा, इंक्रीज होगा तो मोर देन 45 देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं, देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन के अंदर PCO2 दे रखा है, क्या दे रखा है, PCO2 कितना दे रखा है, 67, तो इंक्रीज है कि नहीं है, इंक्रीज है, तो इसका मतलब क्या है, डिब्बे से डिब्बा मिल गया, तो इसका मतलब कंडीशन किसकी है। अब इसमें भी देख लेते हैं, डिब्बा यहां तो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट कितना है, 28 है, कितना है, 28 है, तो डिक्रीज होने की जगह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने की जगह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो डिब्बे से डिब्बा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब डिब्बे से डिब्बा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो है नहीं, कंडीशन किसकी है, इसकी है। तो क्या हो गया, इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कौन सा हुआ है, ये जानना जरूरी है। अब इसमें देखिए, कंपेंसेटेड है, अनकंपेंसेटेड है, या फुली कंपेंसेटेड है। अब देख लेते हैं, देखो अगर इससे देखना चाहेंगे, पीएच, SCO3 और PCO2, इससे देखना चाहेंगे तो पीएच क्या है, यहां पर डिक्रीज है, पीएच क्या है, डिक्रीज है। बाइकार्बोनेट क्या है, ये बाइकार्बोनेट क्या है, इंक्रीज है। आगे समझ में, और PCO2 क्या है, इंक्रीज है, PCO2 भी क्या है, इंक्रीज है। आगे समझ में, अब देख लीजिए, पीएच क्या है, डिक्रीज। अब इससे कौन सा मैच कर रहा है, कोई सा मैच नहीं कर रहा है, यहां पर फिर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इस चीज से जाएंगे, फॉर्मूले से। आगे समझ में, इससे पॉजिटिव आपको पता नहीं लग पाएगा कि वो क्या है, तो इसका मतलब आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजनल है, लेकिन यहां से कंफ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा, देखो, यानी कि डिब्बे से डिब्बा मिलेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये डिब्बे से डिब्बा मिला है, तो कंडीशन किसकी बनी है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्या हुआ पर्सन को, यानी पीएच डाउन हुआ है और CO2 इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब डाउन होने पर एसिडोसिस होता है, और इंक्रीज होने पर भी क्या होता है, एसिडोसिस होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों एसिडोसिस हो रहे हैं, तो इसका मतलब पर्सन को क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। लेकिन कंपेंसेटेड या अनकंपेंसेटेड, फुली कंपेंसेटेड, ये पता लगाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको डिब्बे में अच्छे से बताया था, जब टेबल बताया था तब, अगर क्या होगा, पीएच एब्नॉर्मल होगा, पीएच क्या होगा, एब्नॉर्मल होगा, तो ये भी क्या होगा, एब्नॉर्मल, तो ये क्या होगा, एब्नॉर्मल, यानी कि तीनों ही कंडीशन क्या है, एब्नॉर्मल है। अब यहां से भी निकाल सकते हैं आप, देख लीजिएगा, यानी कि पीएच क्या है, डिक्रीज है, SCO3 क्या है, इंक्रीज है, PCO2 क्या है, इंक्रीज है, यानी तीनों की तीनों में कहीं भी नॉर्मल वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्शियली कंपेंसेटेड हो गया। क्या हो गया, पार्शियली कंपेंसेटेड हो गया। आगे समझ में, तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तीनों ही वैल्यू कैसे मिल रही है, एब्नॉर्मल। आगे समझ में, यहां पर कहीं भी एक नॉर्मल लिखा हुआ आ जाता है, इन दोनों में, ये दोनों में मान लीजिए यहां नॉर्मल लिखा हुआ आ जाता, तो कंडीशन किसकी हो जाती, फिर अनकंपेंसेटेड की हो जाती, किसकी हो जाती, अनकंपेंसेटेड। और इन दोनों कंडीशन में एब्नॉर्मल होता, इनमें भी एब्नॉर्मल और इसमें भी एब्नॉर्मल, यहां क्या लिखा जाता, नॉर्मल, तो कंडीशन क्या हो जाती है, फुली कंपेंसेटेड। तो इससे भी आपको, अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं, और बाकी ये तो आपके लिए है बिल्कुल इजी, किस तरीके से आपने निकालना है। आगे बात समझ में, तो कंडीशन किसकी बनी है, ये पार्शियली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। देखो और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, और वहां से भी निकाल करके दिखा सकते हैं। अब देखिए, पीएच दे रखा है 7, पीएच कितना है 7.0, SCO3 है 12, SCO3 कितना है 12, और PCO2 है 23, PCO2 है 23। अब निकालिए क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पीएच क्या है, डिक्रीज है, पीएच क्या है, डिक्रीज है कि नहीं, नॉर्मली होना चाहिए 7.35 से 7.45,
4.5, लेकिन ये तो कितना है 7 ही है, तो इसका मतलब डिक्रीज होगी तो क्या होगा फिर इसको एसिडोसिस होगा। क्या होगा इसको एसिडोसिस होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एसिडोसिस कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा। या फिर रेस्पिरेटरी होगा। देख लेते हैं एसिडोसिस की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिक में SCO3 कौन है SCO3 है, और रेस्पिरेटरी में कौन है PCO2 है। सिंपल सी बात है, कहीं नहीं जाना, बस बनाते हुए चले जाना। एसिडोसिस होगा तो आपको पता है ये क्या है बेस, तो बेस होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये तो क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए। और ये देखिए एसिडोसिस है तो PCO2 क्या है एसिड, तो एसिड है तो ये क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए अपनी नॉर्मल वैल्यू से। अब देखिए देख लेते हैं, आपने देख लिया पीएच से एसिडोसिस तो है, लेकिन PCO2, अब PCO2 की बात करेंगे ये क्या मतलब 23 है, 23 है तो इसका मतलब ये क्या है नॉर्मली कितना होता है 35 से 45, लेकिन ये कितना है 23, तो इसका मतलब ये क्या है डिक्रीज है, और ये क्या होना चाहिए डिक्रीज। तो डिब्बे से डिब्बा मिला क्या, डिब्बे से डिब्बा मिला क्या, नहीं मिला, इसका मतलब ये कंडीशन होगी क्या, नहीं होगी। अब इधर आ जाते हैं, SCO3 क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए। SCO3 कितना दे रखा है 12, नॉर्मली कितना होता है 22 से 27, तो इसका मतलब 12 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो चुका है ये डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ। तो डिब्बे से डिब्बा मिला कि नहीं मिला, डिब्बे से डिब्बा मिला, तो आप लोग समझ जाइए कंडीशन किसकी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, किसकी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अब आपसे पूछ लिया, अब देखो मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूं आपको बात, पीएच SCO3 PCO2, पीएच क्या है डिक्रीज है, पीएच क्या है डिक्रीज है कि नहीं है। अब देखिए पीएच जब डिक्रीज है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए एसिडोसिस, तो CO2 क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए PCO2 क्या है डिक्रीज है, PCO2 क्या है पीएच डिक्रीज है तो PCO2 क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज ही यहां पर आगे बस समझ में। PCO2 क्या है डिक्रीज है, देखिए किसकी बात करेंगे अपन बाइकार्बोनेट की, किसकी बात करेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या है यहां पर डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट क्या है डिक्रीज है। अब देख लीजिए यानी कि अगर ये डिक्रीज होना है और इसके साथ में ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, अब देखिए ये इसके साथ में ये क्या हो रहा है डिक्रीज, और ये भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब कंडीशन किसकी बनेगी ये मेटाबॉलिक की, किसकी बनेगी मेटाबॉलिक की। तो क्या हो गया इसको फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बताओ इस कंपेंसेटेड है अनकंपेंसेटेड पार्शियली कंपेंसेटेड है, तो पता लगा सकते हैं यहां से ये कंडीशन क्या है। सबसे पहले पीएच देखेंगे, मैंने टेबल में सबसे ऊपर पीएच लिखा है, पीएच कैसी है यहीं से देखो, यहीं से पता लगा पीएच कैसी है एबनॉर्मल है, कैसी है एबनॉर्मल है। बाइकार्बोनेट कैसा है एबनॉर्मल है, ये भी कैसा है एबनॉर्मल, ये भी कैसा है एबनॉर्मल, तीनों ही कैसे हैं एबनॉर्मल है। तो कंडीशन किसकी बनेगी फिर पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों, आगे समझ में ये आपको समझ में आ गया पार्शियली कंपेंसेटेड किस तरीके से करना है। अब इसमें से आप तीनों की तीनों एबनॉर्मल है, यहां से भी देख सकते हैं ये भी एबनॉर्मल है पीएच, ये भी एबनॉर्मल है, आगे बस समझ में देखिए ना ही नॉर्मल में तो नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा जाता तो फिर बात अलग होती, और ये भी क्या है एबनॉर्मल, तो तीनों एबनॉर्मल तो कंडीशन किसकी बनेगी एसिडोसिस की और पार्शियली कंपेंसेटेड। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि कैसे होंगे अनकंपेंसेटेड होंगे। देखिए पीएच दे रखा है 7.55, PCO2 दे रखा है 52, PCO2 52, SCO3 है 40, कितना है 40। अब देख लीजिएगा इसमें से देख लेते हैं सबसे पहले पीएच को, आप लोग खुद देखिएगा पीएच कैसा है बड़ा हुआ, जब पीएच बड़ा हुआ है तो कंडीशन किसकी है फिर एल्कलोसिस की, किसकी है एल्कलोसिस की। क्लियर है बात समझ में। अब देखिए इसमें से देख लेते हैं मेटाबॉलिक होगा या फिर रेस्पिरेटरी। अब देख लेते हैं मेटाबॉलिक के लिए क्या होना चाहिए बाइकार्बोनेट, एल्कलोसिस है तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज होने चाहिए, और रेस्पिरेटरी के लिए क्या है PCO2, PCO2 क्या होना चाहिए एल्कलोसिस के लिए डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं वैल्यू के अंदर पीएच दे रखा है कितना इंक्रीज यानी कि 7.55,
PCO2 कितना है 52, तो इसका मतलब ये क्या है इंक्रीज है, इंक्रीज है कि नहीं है, तो इंक्रीज है तो इसका मतलब डिक्रीज होना चाहिए, तो डिब्बे से डिब्बा मिला क्या, नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो होगी नहीं। अब देख इधर देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट कितना दे रखा है 40, तो 40 का मतलब क्या दे रखा है इंक्रीज है कि नहीं है, नॉर्मल 22 से 27 होता है, तो नॉर्मल इंक्रीज है, तो इंक्रीज है तो मतलब डिब्बे से डिब्बा मिल गया, तो इसका मतलब कंडीशन किसकी बनेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की, किसकी बनेगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। अब ये बताओ ये कंपेंसेटेड है, फुली कंपेंसेटेड, पार्शियली कंपेंसेटेड है, तो देख लेते हैं ये वैल्यू कैसी है एबनॉर्मल, ये भी वैल्यू कैसी है एबनॉर्मल, ये भी वैल्यू कैसी है एबनॉर्मल, तो इसका मतलब क्या होगा ये पार्शियली कंपेंसेटेड हो गया, क्या हो गया पार्शियली कंपेंसेटेड हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा सेवन 7.39 pH, PCO2 हो गया 27, SCO3 हो गया 19। अब बताइएगा, देखिएगा इससे कर सकते हैं आप SCO3 और PCO2। अब देखो SCO3 pH सबसे पहले कितना दे रखा है 7.39, इसका मतलब कैसा है ये नॉर्मल है, कैसा है ये नॉर्मल है, आगे बस समझ में। और देखिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन SCO3 19, इसका मतलब क्या है ये डिक्रीज है कि नहीं है। और नेक्स्ट देखिए PCO2 क्या है ये 27 है, तो 27 है तो ये भी क्या है डिक्रीज, ये नॉर्मल है, ये दोनों की कंडीशन कैसी है एबनॉर्मल है। जब pH नॉर्मल हो और ये दोनों कंडीशन एबनॉर्मल हो तो कंडीशन किसकी बनती है फुली कंपेंसेटेड की, किसकी बनती है pH नॉर्मल सिर्फ फुली कंपेंसेटेड के अंदर रहती है, ठीक है दोस्तों। देखो ये तो इस फॉर्मूले से हो गया, बाकी अगर इसको निकालना हो तो हमें सी से निकालना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा यानी pH कैसे दे रखी है नॉर्मल दे रखी है। अब बताओ जब pH नॉर्मल हो गई तो ये कैसे पता लगाएं कि ये मेटाबॉलिक है एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, समझ रहे। देखो pH 7.35 से 7.45 होना चाहिए, तो इसी में से 7.39, तो इसका मतलब ये किस में से है नॉर्मल से है कि नहीं है। तो अब नॉर्मल में से है तो पता कैसे लगाएं कि ये क्या है, तो इसके लिए देखिए कैसे याद करेंगे। मैंने आपको बताया 7.4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7.4 होना चाहिए, और 7.4 है तो इसका मतलब ये क्या है जो बिल्कुल एवरेज वैल्यू है उससे तो डिक्रीज है ना, डिक्रीज है तो इसका मतलब क्या कर रहा है ये एसिडोसिस कर रहा है, क्या कर रहा है एसिडोसिस कर रहा है, क्लियर है। एक तो यहां से लगा सकते हैं, दूसरा देखो यहां से लगा सकते हैं मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। मेटाबॉलिक में क्या होगा SCO3 और रेस्पिरेटरी में क्या होगा PCO2, ठीक है। अब देखो यहां से पता लगा लेंगे कि देखो PCO2 की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है ये PCO2 नॉर्मल से 27 है, तो नॉर्मल से क्या है ये डिक्रीज है कि नहीं है, नॉर्मल से डिक्रीज है। एसिडोसिस के लिए क्या होना चाहिए ये डिक्रीज होनी चाहिए, तो इस कंडीशन को ले लेंगे। SCO3 देखिए SCO3 एसिडोसिस के लिए क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए, और SCO3 क्या है डिक्रीज है 19 है, तो इसका मतलब ये डिब्बे से डिब्बा मिल गया, तो कंडीशन किसकी हो गई है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हो गई, किसकी हो गई मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। लेकिन ये देखिए यानी PCO2 डिक्रीज है और यानी कि कितना दे रखा है 27, जब PCO2 डिक्रीज आ रही है तो इसका मतलब कंडीशन किसकी होनी चाहिए रेस्पिरेटरी की भी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। जब रेस्पिरेटरी की होती डिक्रीज होती तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर एल्कलोसिस होता, आगे सर। लेकिन ये कंडीशन किसकी तरफ जा रही है एसिडोसिस की तरफ, तो कंपेंसेट करता हुआ आ रहा है, कंपेंसेट करता हुआ आ रहा है आगे साइड में। तो इस कंडीशन में देख लीजिए pH जब नॉर्मल होगा तो ये दोनों नॉर्मल वैल्यू होगी, ये दोनों कैसे होगी एबनॉर्मल। ये देखो ये क्या है PCO2 डिक्रीज है और ये भी क्या है डिक्रीज है, आगे बस समझ में। लेकिन pH क्या है नॉर्मल है, तो कंडीशन किसकी बनेगी फुली कंपेंसेटेड, किसकी बनेगी फुली कंपेंसेटेड। मैंने आपको बोला था pH नॉर्मल हो तो ये दोनों के दोनों कैसे हो एबनॉर्मल हो, तो किसकी बनती है फुली कंपेंसेटेड। लेकिन फुली कंपेंसेटेड है तो कंपेंसेट किधर से होता हुआ रहा है भाई 35 है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, यानी कि 7.35 36 37 38 39, आगे बस समझ में इस तरीके से लिख सकते हैं 39, और फिर यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं 7.4, फिर ऊपर की तरफ जाएगा ये 7.41 42 43 44 45,
ये नॉर्मल में आएगा। आगे सर एवरेज वैल्यू तो ये होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये इधर से कंपेंसेट हुआ है, तो इसका मतलब किधर से आ रहा है, ये एसिडोसिस की तरफ से कंपेंसेट होता हुआ है। तो एसिडोसिस को शो कौन कर रहा है यहाँ पर, ये कर रहा है, क्योंकि ये भी कर रहा है, लेकिन ये क्या है, रेस्पिरेटरी। तो जब ये डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, फिर एल्कोलिसिस होगा। लेकिन कंडीशन किस तरफ से कंपेंसेट हो रही है, एसिडोसिस की तरफ से, तो ये तो अपने आप ही फेल हो गया। बच गया कौन सा, ये एसिडोसिस को दिखा रहा है, वो तो एल्कोलिसिस को दिखा रहा है, तो वो कंडीशन तो खत्म हो गई। तो ये कंपेंसेट होता हुआ 3.5 से 3.6 3.7 3.8 3.9, तो कंपेंसेट होता हुआ है, पूरी कंपेंसेट हो गया है, नॉर्मल लिमिट में आ गया है, तो इसका मतलब 7.4 के पास पहुंच गया है। तो फिर क्या बना, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फुली कंपेंसेटेड। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चनों में आपने देख लीजिए नियर अबाउट 7.4 के पास किधर से आ रहा है, जिधर से आ रहा है मतलब उधर से कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीएच हो गया 6.90, इसको करिएगा, देखिएगा 6.90, PCO2 हो गया 68 और SCO3 हो गया 30। इसको करो, मजा आएगा करने में, देखिएगा। देखिए सबसे पहले किसको देखेंगे अपन, पीएच को। जब पीएच को देखेंगे तो पीएच क्या हो रहा है यहां पर, पीएच क्या है, डिक्रीज है कि नहीं नॉर्मल से। जब डिक्रीज है तो कंडीशन किसकी होगी, फिर एसिडोसिस की होगी कि नहीं होगी। जब एसिडोसिस की होगी तो कौन सा एसिडोसिस होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो इधर लिख लेते हैं मेटाबॉलिक, और इधर लिख लेते हैं अपन रेस्पिरेटरी। अब देखो जब मेटाबॉलिक लिखेंगे तो मेटाबॉलिक में कौन आएगा, SCO3। जब एसिडोसिस को दिखा रहा था SCO3 क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब रेस्पिरेटरी में बात करेंगे तो PCO2 आएगा, PCO2 क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब वैल्यू को देख लेते हैं, SCO3 में क्या दे रखा है 30, नॉर्मली कितना होता है 20 से 27, तो इसका मतलब डिक्रीज है कि नहीं है, तो 30 दे रखा है तो इसका मतलब डिक्रीज है, तो डिब्बे से डिब्बा मैच हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर देख लेते हैं PCO2, इधर भी तो मैच नहीं कर रहा है, तो PCO2 क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। PCO2 क्या रखा है 68, नॉर्मली कितना होता है 35 से 45, तो इसका मतलब है कितना दे रखा है ये 68, तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए दोनों डिब्बे के डिब्बे मिल गए, दोनों डिब्बे मिल गए भाई, ये भी डिक्रीज होना चाहिए था, डिक्रीज हो रहा है, और ये भी इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज हो रहा है। अब कहां जाए, अब ये क्या होगा बताइए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां इस ऐसी कंडीशन में आपने सेलेक्ट करना है, ऐसी ये क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्या होगा साइमल्टेनियसली, ये भी एब्नॉर्मल है, ये भी एब्नॉर्मल है, और ये भी एब्नॉर्मल है, तीनों कंडीशन एब्नॉर्मल है कि नहीं। तो जब तीनों की तीनों कंडीशन एब्नॉर्मल हो तो उसको बोलते हैं अपन पार्शियली कंपेंसेटेड साइमल्टेनियसली respiratory and metabolic acidosis क्लियर दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपने याद रख लेना, तीनों ही एब्नॉर्मल है, तो ये तो आपको पार्शियल है, लेकिन ये भी एसिडोसिस को दिखा रहा है, ये भी एसिडोसिस को दिखा रहा है। इसी तरीके से ये भी एल्कोलिसिस को दिखा सकता है, ये भी एल्कोलिसिस को दिखा सकता है। तो कंडीशन होगी साइमल्टेनियसली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और साइमल्टेनियसली रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। आगे समझिए दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को या तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद करने के बाद में आपको वो टेबल याद होना चाहिए, टेबल को याद कर लेना, कॉजेस को याद कर लेना। दोनों वीडियो को जरूर देखना एक साथ में, एक वीडियो को देखोगे तो एक वीडियो दूसरी वीडियो से समझ में नहीं आएगा, रिलेटेड है एक दूसरे से। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को वॉच करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दें और हमको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।